नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कल्याण सिंह का दौर वापस आ गया है? क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जिस तरह से कल्याण सिंह के खिलाफ पार्टी के अंदर एक विद्रोह की स्थिति पैदा की गई थी और उसके बाद उनको बहुत ही सुनियोजित तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से हटाया गया था, उसी तरह का माहौल बनता जा रहा है मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन, उसके नेता, उसके विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ होते जा रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पिछले 4 जून के लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से लेके लगातार सार्वजनिक तौर पर पूछे जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। कुछ लोगों का लगातार ये मानना रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन महज एक औपचारिकता बची है और किसी भी दिन उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और मुख्यमंत्री के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति की ताजपोशी हो सकती है। लेकिन क्या आज के इस हालात में मौजूदा मुख्यमंत्री को बदलने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है आने वाले 2027 के चुनाव में? या जिस तरह से कल्याण सिंह को बदलने से कुछ चुनिंदा नेताओं का अहम जरूर शांत हो गया, वे खुश हो गए, लेकिन लंबे तो समय के बाद बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो क्या ठीक उसी तरह से मौजूदा नेतृत्व के बदलने से भारतीय जनता पार्टी को दीर्घकालीन उसका नुकसान उठाना पड़ेगा राजनीतिक तौर पर? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर खोजना जरूरी है और आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से इन्हीं सभी सवालों का गहराई में जाकर विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा और उनका उत्तर तलाशने की कोशिश करूंगा। नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कल्याण सिंह का दौर वापस आ गया है? क्या जिस तरह से कल्याण सिंह के दौर में केंद्र की सरकार, केंद्र का पार्टी नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का पार्टी नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहा था? क्या जिस तरह से कल्याण सिंह के वक्त में उत्तर प्रदेश बीजेपी के और उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल तमाम महत्वाकांक्षी नेताओं ने कल्याण सिंह के खिलाफ काम किया था और उनको हटवाने में अपनी भूमिका निभाई थी? क्या ठीक उसी तरह की स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में बनती दिखाई नहीं दे रही है? जिस तरह के रिएक्शंस संगठन से लेके पार्टी के नेताओं की तरफ से, पहले देवरिया, फिर गोरखपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर जौनपुर, इन तमाम जनपदों से जिस तरह के रिएक्शन पार्टी के नेताओं के द्वारा एक के बाद एक देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, जिस तरह से नेताओं की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि नौकरशाही बेलगाम हो गई है, नौकरशाही पार्टी के कार्यकर्ताओं का अनादर कर रही है, नौकरशाही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान नहीं कर रही है, नौकरशाही में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इनडायरेक्टली मौजूदा मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं और ये सवाल कोई और नहीं उठा रहा है, बीजेपी के जिम्मेदार नेता उठा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य हो या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोती सिंह हो, उत्तर प्रदेश बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा हो या इस तरह के और तमाम नेता हैं जो संगठन के अंदर, संगठन के बाहर, चाहे
बीजेपी के गोरखपुर से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, इन सभी लोगों की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार और नौकरशाही को कटघरे में खड़ा किया जाए। तो मैं एक एक करके आप लोगों के सामने उन हालातों का विश्लेषण करने जा रहा हूं कि किस तरह से धीरे धीरे योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मैं एक बार फिर आप लोगों को इतिहास की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में उनकी कैबिनेट में शामिल कलराज मिश्रा, लालजी टंडन सरीखे नेता उनके खिलाफ दबी जुबान से काम कर रहे थे। उस समय पार्टी संगठन भी कल्याण सिंह के खिलाफ था। इन लोगों की कोशिश थी कि कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटवाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई जाए। इसलिए रोज कल्याण सिंह की सरकार पर नौकरशाही के बेलगाम होने का, नौकरशाही के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगने लगे। और आरोप लगाने में बाकी मीडिया तो पीछे रही, जो आरएसएस से जुड़े हुए मुखपत्र थे, जो पब्लिकेशंस थे, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य, उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां तक कि उस समय के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री नृपेंद्र मिश्रा और उस समय के डीजी पुलिस प्रकाश सिंह के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। बताया जा रहा था कि प्रकाश सिंह और नृपेंद्र मिश्रा एक दूसरे को सीधे तौर पर देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से बेहतर उनके समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ उस समय आरएसएस के मुखपत्रों में रोज खबरें छपती थी और कहा जाता था कि नृपेंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री को अपने हिसाब से समझाते हैं और मुख्यमंत्री उन्हीं की सलाह से काम करते हैं। नतीजतन पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, पार्टी की अनदेखी हो रही है। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को लेके एक रिपोर्ट तैयार हुई थी उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से, उत्तर प्रदेश के अभिसूचना विभाग की तरफ से, और उस रिपोर्ट को डीजी पुलिस प्रकाश सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंशली भेजा गया था। उस रिपोर्ट में तकनीकी तौर पर तमाम ऐसे बिंदुओं की ओर इशारा किया गया था जिसको लेके कि बाद में तूफान खड़ा हो गया। उस रिपोर्ट में कथित तौर पर कहा गया था कि अगर आडवाणी जी की रथ यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में आएगी तो उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की संभावना है। अब यह रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय थी, अति गोपनीय थी, और उस रिपोर्ट को डीजीपी कार्यालय और डीजी इंटेलिजेंस की तरफ से मुख्यमंत्री को भेजा गया था। लेकिन वह रिपोर्ट किन्हीं कारणों से कुछ चुनिंदा अखबारों में छपवा दी गई। रिपोर्ट के छपने के बाद बवाल मच गया। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संघ परिवार इसको लेके काफी नाराजगी जताई और कहा गया कि ये रिपोर्ट अपनी ही सरकार में कैसे बनाई गई या कैसे लीक हुई। परिणाम ये हुआ कि उसकी जांच के लिए तत्कालीन डीजी पुलिस प्रकाश सिंह ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक मुकदमा कायम करवा दिया अज्ञात लोगों के खिलाफ। अब उस मुकदमा के कायम होने के बाद जो शीत युद्ध तत्कालीन प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री नृपेंद्र मिश्रा और तत्कालीन डीजी पुलिस प्रकाश सिंह के बीच में चल रहा था, वो और तेज हो गया और इन दो शीर्ष अधिकारियों के आपसी खींचतान को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने डीजी पुलिस को और उनकी टीम को बदल दिया। प्रकाश सिंह को डीजी होमगार्ड बना के भेज दिया गया। प्रकाश सिंह ने विरोध के तौर पर डीजी होमगार्ड का पद नहीं संभाला और वो छुट्टी चले गए। प्रकाश सिंह उस समय के संघ प्रमुख रजू भैया के करीबी माने जाते थे
और रज्जू भैया का उनको संरक्षण हासिल था। प्रकाश सिंह के लिए रज्जू भैया ने इंटरवीन किया और कुछ दिन बाद प्रकाश सिंह को फिर डीजी पुलिस बना दिया गया और प्रकाश सिंह ने उस समय के अपने चहेते एसएसपी लखनऊ रहे शैलजा कांत मिश्रा को फिर से एसएसपी लखनऊ बनवाया। वही शैलजा कांत मिश्रा जो इस समय मथुरा तीर्थ विकास क्षेत्र के बड़े पद पर कार्यरत हैं योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के दिन से। और फिर नृपेंद्र मिश्रा को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पद से हटाकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इलाहाबाद भेज दिया गया, बहुत ही महत्वहीन पद। नृपेंद्र मिश्रा कुछ दिन उस पद पर रहे और बाद में फिर उन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज किया और उनकी मेन स्ट्रीम में वापसी हो गई। उसके बाद ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता रहा और अंत में कल्याण सिंह को हटाने का फैसला हो गया और कल्याण सिंह को तैयार करके राम प्रकाश गुप्ता को उनका सक्सेसर अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन जो महत्वाकांक्षी उस समय लोग थे उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे वो कलराज मिश्रा हो, लालजी टंडन हो, ये सभी लोग चैन से नहीं बैठे और लगातार राम प्रकाश गुप्ता के खिलाफ भी मुहिम चलाते रहे और अंत में फिर एक बार उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। राम प्रकाश गुप्ता की जगह राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये अलग बात है कि उसके बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में शर्मनाक हार हुई और उसके बाद बीजेपी लगभग एक दशक तक उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर रही। आज कमोबेश वही स्थिति है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री से लेकर कुछ विधायक सक्रिय हैं। उनको केंद्रीय नेतृत्व से संरक्षण हासिल है। वे केंद्रीय नेतृत्व के संरक्षण में रोज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ न कुछ कारस्तानी कारनामे करते रहते हैं। इसकी शुरुआत 4 जून के बाद ज़्यादा तेजी से देखने को मिल रही है, जब उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता अभिनंदन सम्मेलन के जरिए जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और नौकरशाही के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतापगढ़ से मोती सिंह ने कार्यकर्ता अभिनंदन सम्मेलन में इस बात पर गंभीर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, नौकरशाही बेलगाम है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके 40 साल के राजनैतिक जीवन में इस लेवल का भ्रष्टाचार इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। कमोबेश इसी तरह का आरोप जौनपुर से बीजेपी के एमएलए रमेश मिश्रा ने लगाया और उसके बाद जब अभी कार्य समिति की बैठक हुई थी तो उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सरकार की तुलना में संगठन और कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तरजीह मिलना चाहिए, ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। अब मैं फिर एक बार आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूँ। जब कल्याण सिंह के खिलाफ मुहिम शुरू हुई थी धीरे धीरे, तो उस समय भी ब्राह्मण बिरादरी के लगभग 55 विधायकों ने कल्याण सिंह के खिलाफ दुर्गा प्रसाद मिश्र, जो उस समय देवरिया से बीजेपी के एमएलए थे, उनकी रहनुमाई में एक प्रेशर ग्रुप बनाया और कल्याण सिंह की सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया था। और उस समय भी दुर्गा प्रसाद मिश्र और उन विधायकों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने के बजाय केंद्रीय नेतृत्व ने बीच बचाव का रास्ता अपनाया और दोनों को समझा बुझा के एक तरफ कल्याण सिंह को और दूसरी तरफ दुर्गा प्रसाद मिश्र उनके साथ लगभग 50-55 विधायकों को शांत कराया। ठीक वही सिनेरियो धीरे धीरे
एक बार फिर बनता दिखाई दे रहा है। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी के कार्य समिति में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के गंभीर आरोप लगाए गए और जगह जगह जो कार्यकर्ता अभिनंदन सम्मेलन हो रहा है उसमें भी बेलगाम नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार उसको लेके गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो क्या माना जाए कि इस समय एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल्याण सिंह का दौर वापस आ गया है? क्या ये माना जाए कि एक बार फिर जिस तरह से कल्याण सिंह के खिलाफ राजनैतिक साजिश करके उनको मजबूर किया गया कुर्सी से इस्तीफा देने के लिए, पद से इस्तीफा देने के लिए और अपने पसंदीदा किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ठीक उसी तरह की परिस्थिति, उस तरह के हालात योगी आदित्यनाथ के सामने पैदा करने की कोशिश हो रही है। और क्या अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कल्याण सिंह के वक्त में हुई उस राजनैतिक चूक से सबक नहीं लिया? क्या अगर वही घटना फिर रिपीट होती है और उसी तरह के फैसले फिर दोहराए जाते हैं तो ये तय नहीं है कि 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने का खामियाजा पार्टी और नेताओं को भुगतना पड़ सकता है। तो महज नेताओं के आपसी अहंकार, आपसी खींचतान का नतीजा क्या लॉन्ग टर्म में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के और उससे जुड़े हुए फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण नेता उठाने के लिए तैयार हैं, भुगतने के लिए तैयार हैं? ये तो पार्टी को तय करना है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। लेकिन मैंने सोचा कि जिस तरह के डिबेट, डिस्कशन, नैरेटिव्स पिछले कुछ हफ्तों से बनाए जा रहे हैं उस पर मैं अपनी राय आप लोगों से साझा करूं। थैंक यू, नमस्कार।